एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम फिर एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है रॉकेट, है ना। रॉकेट क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, और भारत ने जो आज मंगल ग्रह तक पहुंच अपना स्थापित कर चुका है, बाहरी कक्षा में मंगल पर निगरानी करने के लिए सैटेलाइट की स्थापना कर चुका है, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुका है सफलतापूर्वक, और वहाँ चंद्रयान पर उसकी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग भी कर चुके हैं। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, कितने दिनों से ये संघर्ष चल रहा था, वो देखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। और आप हमारे वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त करके जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। देखिए दिया हुआ है भारत से शुरू से अब तक रॉकेट का सफर और अंतरिक्ष में भारत का जलवा, किस प्रकार से भारत अपना जलवा अंतरिक्ष में भी बिखेर रहा है। वैश्विक स्तर पर ही नहीं, भारत विश्व में अंतरिक्ष में भी अपना पकड़ बना चुका। देखिए हमारा मिशन स्टार्ट हुआ था कहां से, एक साइकिल से। अमेरिका नासा वगैरह हंस रहा था, ये साइकिल से हम लोग कहां पहुंच गए, GSLV PSLV तक। ठीक है, तो ये भारत की उपलब्धि है और हमारे साइंटिस्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें काबिल साइंटिस्ट का अच्छे योगदान है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉकेट क्या है वो देखेंगे, है ना। तो रॉकेट क्या है जी, तो रॉकेट एक वाहन है। कैसा वाहन है, जिस प्रकार से परिवहन की सुविधा है तो वाहन का उपयोग करते हैं ना, स्थल मार्ग, जल मार्ग या फिर और भी अपनी सुविधा के हिसाब से, इसी प्रकार से रॉकेट भी एक प्रकार का वाहन है, प्रणोदन यान है। और वो यान के माध्यम से क्या करता है, यान के माध्यम से पृथ्वी पर स्थित कोई भी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट हम काय के लिए भेजेंगे, पत्थर काय के लिए भेजेंगे पृथ्वी से, तो हम उसके लिए जो अपना फायदा का चीज है, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को नजर रख सके या फिर विभिन्न प्रकार के कार्य के उद्देश्य हेतु, अनुसंधान के उद्देश्य हेतु ये रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो तैयार किसके द्वारा किया जाता है, विभिन्न तकनीक के साइंटिस्ट के सहायता से, हमारा इसरो द्वारा, DRDO द्वारा, और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी जो लगता है उसमें, विदेश का भी उसमें सहयोग रहता है कभी कभी। तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है, तो विदेश का टेक्नोलॉजी कम यूज करता है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं हम रॉकेट का फेज देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें कि दिया हुआ है, देखिएगा रॉकेट में देखिए 4 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला चरण में उसको ज्यादा जमीन से उठने के लिए ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ेगा, तो उसको पावर ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा शक्ति के लिए अधिक ताकत, थ्रस्ट की जरूरत है। जितना प्रेशर लगाएगा उतना तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए बूस्टर लगे रहते हैं, और ये बूस्टर जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ये सॉलिड बूस्टर होते हैं, मतलब उसमें सॉलिड ईंधन का उपयोग किया जाता है। जैसे एक दिवाली का रैकेट जलाते हैं ना जी, तो एक बार बूस्टर का उपयोग उसमें जला देते हैं तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। उसी प्रकार से ये सॉलिड बूस्टर जो होता है वो अचानक थ्रस्ट क्रिएट करता है ये यान में, और वो बहुत तेजी से अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है। कुछ दूरी जाने के बाद ये अलग हो जाता है, और इसको अलग कर लिया जाता है पृथ्वी से। जो कंट्रोलर रहते हैं, कंट्रोलर डिपार्टमेंट के, उसके द्वारा अलग कर लिया जाता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है, पहला इंजन स्टार्ट होता है, और पहला इंजन जो है वो ठोस ईंधन से ये भी स्टार्ट होता है। और ठोस ईंधन का स्पेसिफिकेशन ये है कि एक बार अगर जलना शुरू हो गया तो वो अधिक से अधिक थ्रस्ट प्रदान करेगा, और वो जलना रुकता नहीं है वो, है ना। उसके बाद दूसरा चरण में क्या है, अगला स्टेप में है वो, ये जब ठोस ईंधन समाप्त हो जाता है उसके बाद इसको भी टेक्नोलॉजी, यानी कि पृथ्वी पर जो कंट्रोलर है उसके सहायता से, वहां मोटर्स, सेंसर मोटर्स लगे होते हैं, इसके माध्यम से इसको भी सेपरेट कर लिया जाता है। उसके बाद आगे क्या है, आगे स्टार्ट होगा लिक्विड इंजन, और लिक्विड इंजन कंट्रोल में रहता है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से उसको स्पीड बढ़ा करके, घटा करके उसको और अधिक तेजी से ऊपर बढ़ाने की कोशिश किया जाता है। लिक्विड इंजन के बाद क्या होता है जी, ये भी समाप्त हो गया। उसके बाद फिर से एक बार सॉलिड फ्यूल तीसरा बार में भी यूज किया जाता है, क्योंकि उसको पृथ्वी के वायुमंडल से निकलने के लिए काफी थ्रस्ट का जरूरत पड़ता है, तो तीसरा में भी यूज करता है सॉलिड इंजन का। और वो अंतरिक्ष में अब स्थापित कर चुका, अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है सैटेलाइट को। तो अंतरिक्ष में क्या होगा, ये सॉलिड फ्यूल अब काम नहीं कर पाता है, तो वहां काम करता है क्रायोजेनिक इंजन।
क्रायोजेनिक इंजन क्या है? एक ऐसा इंजन है जो काफी कम तापमान पर एक्टिव रह करके अपने कार्य का संचालन करता है। ठीक है, अब क्रायोजेनिक इंजन क्या करेगा जी? उसको भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करेगा। किसको भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करेगा? तो हमारा सैटेलाइट को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करेगा। और सैटेलाइट कहाँ रहता है? सबसे आखिरी चरण में स्थित होता है हमारा सैटेलाइट, है ना। और इसी को तो हमको स्थापित करना, अब इसी को हमको पढ़ना है। ये सैटेलाइट यानी कि उपग्रह क्या है? उपग्रह देखिए दो होता है, एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, एक कृत्रिम उपग्रह होता है। प्राकृतिक उपग्रह जिसको प्रकृति बनाया है, उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी को उपग्रह कहते हैं। और जो किसी तारा के चक्कर लगाता है चारों ओर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रह। बाकी ग्रह उपग्रह का बहुत ही स्पेसिफिकेशन पढ़ना है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो हम उस पर ज्यादा ना बात करते हुए हम यहीं आगे बढ़ेंगे। तो प्राकृतिक उपग्रह को चांद चंद्रमा भी कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के नजदीक स्थित ग्रह है, उसमें ग्रेविटी सूर्य में ज्यादा होता है, सूर्य के नजदीक जो स्थित ग्रह है उसमें सूर्य के ज्यादा ग्रेविटी होने के कारण उसके आसपास जो ग्रहीय पिंड जो घूमता होगा उसको सूर्य आकर्षित कर लिया होगा। इस कारण सूर्य के नजदीक जो कुछ ग्रह स्थित है उसका कोई चंद्रमा नहीं है। हमारा अर्थ का है एक चंद्रमा, और वो है नेचुरल सैटेलाइट। अब देखिए प्राकृतिक और भी उपग्रह है जो हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम कृत्रिम उपग्रह की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह क्या है जी? तो कृत्रिम उपग्रह नामे है, ये बना बनाया होगा, मतलब ये साइंटिस्ट के द्वारा प्रयोगशाला में टेक्नोलॉजी का विभिन्न उपकरण का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है कृत्रिम उपग्रह का, है ना। और विभिन्न उद्देश्य से के लिए, कोई अनुसंधान कार्य के लिए होता है, तो कोई पृथ्वी पर निगरानी रखने के लिए, जल पर निगरानी रखने के लिए, पृथ्वी के जंगल पर निगरानी रखने के लिए, पृथ्वी पर स्थित मानव जाति पर, उसके साथ ही साथ बॉर्डर की निगरानी के लिए भी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया कृत्रिम उपग्रह। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा क्या है जी? तो आगे है, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी का डायरेक्ट यहाँ कट है। तो अब हम जो भी फैक्ट की बात करेंगे एनसीईआरटी पर आधारित है, तो गलत सही का दावा आप एनसीईआरटी पर कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के पास है ये नहीं, सैटेलाइट भी नहीं। पृथ्वी के पास एक है ना, पृथ्वी के पास एक है, बुध के पास भी नहीं क्योंकि ये ज्यादा नजदीक स्थित है। मंगल के पास 2 सैटेलाइट है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट, मतलब 2 चंद्रमा है। उसके बाद बृहस्पति के बाद बृहस्पति के पास कितना है जी? बृहस्पति के पास है 53, ठीक है। और शनि के पास भी लगभग 53 है, और यूरेनस के पास 27 है, और नेपच्यून के पास 13 है। ये क्या है? ये नेचुरल सैटेलाइट है जो सभी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात है, अभी वर्तमान समय का आंकड़ा देखिएगा तो बृहस्पति और शनि का अकॉर्डिंग टू नासा के अनुसार 100+ सैटेलाइट दिखाएगा। अब चूंकि एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं, इस कारण जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हम आपको बता दिए। ऐसे नेट के माध्यम से और भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिट है। अब देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मानव निर्मित उपग्रह जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस प्रकार से वर्क करता है वो देखेंगे। तो ग्रह को घूमने के लिए वो एक पथ को फॉलो करता है, और उसी को बोलते हैं, एक रास्ता को फॉलो करता है, उसी को बोलते हैं कक्ष। ठीक है, और यहाँ भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को 3 कक्ष में स्थापित किया जाता है, मतलब वो 3 पथ को फॉलो करेगा, 3 प्रकार के सैटेलाइट रहेगा, और वो उसमें से देखते चलेंगे क्या क्या रहेगा, वो देखते चलेंगे एक एक करके। पहला क्या है जी? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट में क्या होगा? मतलब ऐसा सैटेलाइट इसके अंतर्गत आएगा जो ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाएगा, है ना, मतलब नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। वो क्या है? वो होगा पोलर सैटेलाइट हमारा। अगला देखिए लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में वैसे सैटेलाइट रहते हैं जिसकी ऊंचाई काफी कम होती, 3000 के अप्रोक्स में। ठीक है, उससे भी काफी कम होता। अगला है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में वैसा उपग्रह आएगा ना जो पृथ्वी जो स्पीड से घूमता है वही स्पीड को फॉलो करता है। जियो स्टेशनरी यानी कि भूस्थैतिक ग्रह को, भूस्थैतिक कक्ष को बोला जाता है इसको। तो उसी को भू अर्थात पृथ्वी के रोटेशनल को फॉलो करेगा, उसी के साथ घूमेगा, है ना, जियो स्टेशनरी उपग्रह जो होगा जो। अब देखिए एक दो और देख लेंगे, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है जी, और रोटेशन क्या होता है? रोटेशन का तात्पर्य है
मतलब अपने अक्ष पर चक्कर लगाना, इस पर घूमता है ना इसे, तो वो हो गया रोटेशन। और जब किसी चीज के चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं, जैसे ये हो गया सूर्य और इसके चारों ओर अगर चक्कर लगाएगा तो ये क्या होगा, रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीनों उपग्रह के कक्ष के ऊंचाई के आधार पर तीनों का बात कर लेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट, और लोअर अर्थ ऑर्बिट का ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी, अप्रोक्सीमेट 60 माइल के आसपास। 1 माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, लोअर ऑर्बिट। और उसके बाद लोअर ऑर्बिट के बाद मिडिल, है ना, मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। अब मिडिल अर्थ ऑर्बिट का हाइट कितना है, 10,000 माइल के अंतर्गत, 10,000 माइल, यानी कि पृथ्वी के सतह से 10,000 माइल ऊपर को क्या बोलते हैं, ऊपर 10,000 ऊपर माइल को क्या बोलते हैं, मध्य उपग्रह स्थैतिक कक्षा। अगला लास्ट हो जाएगा 22,300 माइल पर है, जो क्या हो जाएगा, जियो, यानी कि इनिशियल, मतलब जो पृथ्वी के बाहरी कक्षा में सबसे स्थापित होगा वो है लास्ट, और उसका हाइट है पृथ्वी के कक्ष सतह से 22,300 माइल। चलिए ये तो हो गया उपग्रह का, हम देख लिए उपग्रह क्या है, उपग्रह किस प्रकार से गति करता है, और उपग्रह कौन कौन सा पथ में उसको स्थापित किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, वो हम बात कर लिए। कितना हाइट पर होता है, किस उद्देश्य से होता है ना, किस उद्देश्य से होता है जी, तो पृथ्वी पर निगरानी करने के उद्देश्य से। अब वो निगरानी किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, जैसे मौसम का निगरानी कर ले, या फिर जनसंख्या का निगरानी कर ले, जंगल का निगरानी कर ले। जंगल का आपको पता है कि आंकड़ा इसी के द्वारा पेश किया जाता है, या फिर जलवायु जो समुद्र पर होने वाली घटना को कर ले, हमारे सीमा को देख रेख कर ले। तो इस प्रकार के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है सैटेलाइट को। ठीक है, अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन देख लिए, देख लीजिए, ये है सूर्य और इसके चारों ओर जो घूमेगा वो क्या है, रिवॉल्यूशन, घूर्णन। और अपना अक्ष पर जो घूमेगा वो क्या है, रोटेशन है। रोटेशन के कारण दिन रात चेंज होता है, और रिवॉल्यूशन के कारण साल चेंज होता है। ठीक है, अगला हमारा है रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन किस प्रकार से वर्क करता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, रॉकेट इंजन क्या है जी, रॉकेट इंजन, रॉकेट सबसे पहले क्या था, तो रॉकेट वह वाहन है जिसके माध्यम से किसी भी उपग्रह को पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया जाता है, वो क्या है, अपना रॉकेट। रॉकेट को चलाने के लिए, वो वाहन को चलाने के लिए जो इंजन की आवश्यकता होती है वो होगा रॉकेट इंजन। और रॉकेट इंजन हमारा 2 तरीके का होता है, उसमें पहला में क्या होगा, एक में सॉलिड इंजन होगा, है ना, मतलब जिसमें सॉलिड फ्यूल का यूज होगा वो सॉलिड इंजन कहलाएगा, रॉकेट इंजन। और दूसरा में कौन सा ईंधन का यूज होगा, लिक्विड ईंधन का यूज होता है। मतलब रॉकेट इंजन हमारा 2 होता है ईंधन के आधार पर। ठीक है, ईंधन मतलब उसमें किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग कर रहा है जलने के लिए, थ्रस्ट पैदा करने के लिए, वो किस चीज का उपयोग कर रहा है, इस आधार पर रॉकेट इंजन 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है जी, सॉलिड इंजन हो गया, सॉलिड प्रोपेलेंट, और दूसरा क्या हो गया, लिक्विड प्रोपेलेंट हो गया, है ना। और लिक्विड प्रोपेलेंट में ही हमारा आता है क्रायोजेनिक, जिसका संरचना काफी जटिल है। और ये क्रायोजेनिक हमारा 2 ही 3 देश, मतलब इतना जटिल है, ये काफी देश के द्वारा बनाया भी नहीं गया है। इसमें से हमारा प्यारा भारत भी है, यूएसए है, फिर रसिया है, रसिया के बाद हो जाएगा फ्रांस, हो जाएगा ब्रिटेन, हो जाएगा, और एक जापान हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रिटेन है, ठीक है, ये ब्रिटेन है, और ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो 6 देश के द्वारा सिर्फ बनाया गया क्रायोजेनिक इंजन। इसकी इंजीनियरिंग इतनी जटिल है कि क्रायोजेनिक इंजन जो अत्यधिक कम ताप पर भी जो उष्मा उत्पन्न करके थ्रस्ट क्रिएट करते रहता है, वही इंजन को बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अब देखेंगे उसमें किस प्रकार का यूज, मतलब किस प्रकार के ईंधन का यूज होता है, और वो क्रायोजेनिक इंजन काम कैसे करता है, थोड़ा सा देख लेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ठोस ईंधन और द्रव ईंधन में क्या क्या यूज करते हैं वो हम देख लेंगे, है ना। और उसके बाद हम क्रायोजेनिक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो ठोस में क्या यूज होता है जी, बारूद यूज होता है। जैसे आमतौर पर दिवाली का रॉकेट में क्या यूज होता है, बारूद यूज होता है। एक बार जला दिए तो उसको रोक सकते हैं नहीं, वो पूरा जल करके भूम, जब तक फटेगा नहीं तब तक रुकने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ठोस ईंधन यानी कि एक बार जब जल जाता है तो जब तक उसमें पूरा ईंधन जब तक रहेगा तब तक वो खत्म नहीं होने वाला। तो यह एक बार जलने के बाद निरंतर जलता रहता है ना। इसके द्वारा पृथ्वी के बाहरी कक्ष में उपग्रह को स्थापित किया जाता है।
ठोस ईंधन जो होता है वो थ्रस्ट तो ज्यादा क्रिएट करता है, लेकिन इसके द्वारा मुख्य रूप से पृथ्वी के निचली कक्षा में उपग्रह को स्थापित किया जाता है, क्योंकि ज्यादा हाइट तक ट्रेवल करने के लिए सक्षम नहीं है, उसके लिए और थ्रस्ट थोड़ा चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। इसमें ईंधन के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है जो बारूद बनाने में होगा, अमोनियम डाइनिट्रामाइड का उपयोग किया जाता है। उसके साथ ही साथ चलिए ये सब तो एक देखिए सॉलिड बारूद रहता है इसमें, और उसके बाद रहता है लिक्विड के रूप में रहता है क्या, ऑक्सीडाइजर रहता है। ऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीजन जो सॉलिड को जलने में प्रमोट करेगा, तो वो हो गया लिक्विड, और दोनों को कंबाइंड करके एकदम पूरा एक मशीन में पूरा मिक्स किया जाता है। उसके बाद तैयार हो जाता है रॉकेट का सॉलिड ईंधन। ठीक है, तो रॉकेट का सॉलिड ईंधन उसके बाद रेडी होता है। अब लिक्विड ईंधन किस प्रकार का होता है जी, तो ये ईंधन के रूप में द्रव का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड का प्रयोग ही किया जाएगा इसमें, है ना, और इसको नियंत्रण किया जा सकता है। अब लिक्विड ईंधन को, यही क्रायोजेनिक टेक्निक्स है जिसमें लिक्विड ईंधन को नियंत्रित किया जाएगा। एक बार रुक जाएंगे, हम टोटल को क्लियर कर देंगे, आप वीडियो में पूरा हमारे साथ बने रहेंगे, काफी जानकारियां हासिल करके जाएंगे। तरल प्रणोदन के 3 तरह होते हैं। अब इसमें 3 प्रकार के ईंधन का यूज करते हैं, और 3 प्रकार से वो किस किस का यूज करेंगे वो देखेंगे। पहला में पेट्रोलियम आधारित ईंधन होता है। अब पेट्रोलियम में मुख्य रूप से परिष्कृत किरोसिन तेल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको समस्या है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। क्रायोजेनिक में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो वर्तमान समय में नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे बेस्ट ऊर्जा स्रोत है, और सबसे ज्यादा हीट उष्मा का सृजन करता हाइड्रोजन, वही है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन इसके साथ मिला करके जलाएगा तो क्या बनाएगा, H2O यानी कि जल। लो मतलब प्रदूषण फ्री है ये, और इसी कारण तो दिल्ली सरकार लॉन्च किया ना ये हाइड्रोजन ईंधन वाला बस, है ना। इसका लेकिन प्रक्रिया काफी जटिल है, देखेंगे। अगला है हाइपरगोलिक प्रणोदन, ये भी लिक्विड प्रणोदन का एक टाइप्स है, ठीक है। और इसमें भी लिक्विड का यूज होता है, और उसमें हाइड्रोजन के जगह ये अमोनिया वगैरह का यूज होता है, और ये काफी होता है खतरनाक। इसको मुख्य रूप से कमरे के तापमान पर रख सकते हैं, तो इसको रखने में कोई दिक्कत नहीं, स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो ये इसका बेनिफिट हो गया कि स्टोरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्रायोजेनिक का क्या है, इस कमरे के ताप पर नहीं रहेगा, काहे कि हाइड्रोजन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में, तो दोनों को -100 से +डिग्री C पर रखा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और इसी कारण दोनों को स्टोर करने में थोड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसी कारण क्रायोजेनिक इंजन भी बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टेक्निक लग जाता है। और क्रायोजेनिक इंजन का यानी कि नोजल बनाने में, जो जहाँ कंबुशन चैम्बर ये सब बनाने में, इसमें काफी टेक्निक का यूज होता है। ये पेट्रोलियम आधारित जो ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये अत्यधिक उत्पन्न करता है, थ्रस्ट तो क्रिएट कर देता है लेकिन प्रदूषण काफी उत्पन्न करता है। उसके साथ ही साथ ये उतना भी वर्तमान समय में नहीं है। तो सबसे ज्यादा क्रायोजेनिक ये सब का यूज होता है, सॉलिड बूस्टर का यूज होता है, तो ये सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। रॉकेट का प्रकार, ठीक है, तो रॉकेट का प्रकार देख लेंगे। उससे पहले हम बोले थे अभी कि हम क्रायोजेनिक इंजन का थोड़ा सा डिजाइन देखेंगे, ज्यादा नहीं। अब देखेंगे यहाँ 2 गो मुंह बना हुआ है ना, ये मुंह से पाइप कनेक्ट रहता है, एक से हाइड्रोजन रहेगा, एक से लिक्विड ऑक्सीजन रहेगा, दोनों से लिक्विड ही, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन आएगा और लिक्विड हाइड्रोजन आएगा। ये जितना भी मशीन है ना, ये मशीन का सिर्फ वही काम है कि इसको लिक्विड को गैसीय अवस्था में बदल देने का, है ना। वो गैसीय अवस्था में किस प्रकार से बदलेगा, इसका काफी जटिल इंजीनियरिंग है, उसका एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे, ठीक है। क्रायोजेनिक का स्पेशल डिजाइनिंग काफी जटिल प्रक्रिया है, तो उसका एक हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। हम अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि ये दोनों पाइप के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन आता है, और यहाँ कंबुशन चैम्बर में उसको मिलाया जाता है, और कंबुशन चैम्बर में जब आग लगेगा तो नीचे थ्रस्ट क्रिएट करेगा और रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ इधर से ऑक्सीजन लिक्विड आया, इधर से आया सॉलिड, मतलब लिक्विड, दोनों तरफ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ रहा। अब इसको हम टेक्निकल के माध्यम से इसको भी लॉक कर सकते हैं, ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा,
बस कंबुशन चैम्बर चलना बंद हो जाएगा, है ना। मतलब ये कंट्रोलेबल है, ये इसका फायदा है, ये हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, या तो ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है। ये फायदा है किसका, क्रायोजेनिक इंजन का, और क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड इंजन का। क्रायोजेनिक इंजन जो काफी कम तापमान पर एक्टिव होता है, अंतरिक्ष में तो काफी कम तापमान है, तो वहां एक्टिव होने के लिए ऐसा इंजन का प्रयोग किया जाता है, और वही है क्रायोजेनिक इंजन। अब देखिए हम एक बताए थे, यही है लिक्विड इंजन का डिजाइन। देखिए यहाँ एक क्या है, लिक्विड फ्यूल ऊपर है और एक लिक्विड फ्यूल नीचे है। अब देखिए दोनों पाइप के माध्यम से आया है, और यहाँ कंबुशन चैम्बर में दोनों जला, नीचे थ्रस्ट क्रिएट किया, रॉकेट ऊपर की तरफ गया। अगला देखिए, ये है सॉलिड प्रोपेलेंट है, और सॉलिड प्रोपेलेंट में कुछ नहीं, देखिए पूरा सॉलिड भरा हुआ है इसमें, नीचे से आराम से, नीचे से इग्निशन यानी कि कंबुशन चैम्बर में यहाँ से आग लगा दिया गया है, और यहाँ डायरेक्ट थ्रस्ट क्रिएट करता है, और ये डायरेक्ट ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा, आई होप कि बेसिक मतलब कुछ जानकारियां, काफी जानकारी आपको हासिल हो गया होगा। बाकी आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और जानकारियां हासिल करते हैं, जिसमें से पहला रॉकेट हमारा बना था जिसका नाम था SLV, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब ये किस प्रकार का रॉकेट था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये 22 मीटर ऊंचाई के साथ 17 टन वजनी, पूर्णतः 4 चरण वाला ठोस ईंधन वाला रॉकेट था, ठीक है। और पेलोड 40 किलोग्राम ये अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम था। मतलब ये, इसकी लंबाई कितना हो गई जी, इसकी लंबाई कितना हो गई, लंबाई हो गया 22 मीटर, वजन कितना हो गया 17 टन, है ना। और ये पूर्णतः ठोस, मतलब ठोस 4 चरण में था, यहाँ भी ठोस का प्रयोग, 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 मतलब 4 चरण में था, लेकिन चारों चरण में ठोस का ही प्रयोग किया गया था। देखिए एक यहाँ सोचने वाली बात है कि जब ठोसे का प्रयोग किया गया तो 4 चरण में क्यों किया गया, उसका भी जवाब आपको आगे मिल जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं तब तक, ठीक है। कहा कि थ्रस्ट चेंज करना रहता है, थ्रस्ट का मतलब उस पर जो फोर्स वायु प्रेशर पर लगाता है उसको चेंज करना रहता है, इसी कारण इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और सभी में अलग अलग थ्रस्ट यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो 40 किलोग्राम अंतरिक्ष में स्थापित करने में सक्षम था। इसका प्रथम परीक्षण कब हुआ था, 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा रेंज से परीक्षण किया गया था, और रोहिणी नामक उपग्रह को ये कक्षा में स्थापित किया था। रोहिणी किस प्रकार का उपग्रह है जी, रोहिणी किस प्रकार का उपग्रह है, एक मौसमी सैटेलाइट है, उसको स्थापित करने में सफलता हासिल हुआ था इसरो को, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे अगला रॉकेट की तरफ, और अगला है हमारा ASLV, है ना। ASLV है, और इसका वजन कितना है, 40 टन वजन उठाने के साथ साथ 24 मीटर लंबे ASLV 5 चरण में ये है, ठीक है। 40 टन वजन उठा सकता है, और उसके साथ कितना मीटर लंबा है, ये 24 मीटर ये लंबा है, ठीक है। 40 टन वजन का है, सॉरी, ठीक है। और पूर्णतः ठोस प्रणोदन वाला है, मतलब ये भी 5 चरण में है, और 5 चरण में ये दोनों बूस्टर है, और ये भी ठोस है, और उसके साथ ही साथ ये भी ठोस, ये दोनों हटेगा, दूसरा चरण ये स्टार्ट होगा, और तीसरा चरण ये स्टार्ट होगा, चौथा चरण ये स्टार्ट होगा, पांचवा ये है, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा जी, लास्ट में रहेगा आपका उपग्रह, उसमें रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसका पहला बार विकास और उड़ान भरा था कब, 24 मार्च 1987 को प्रथम उड़ान भरा था, और ये ले जाने में 1.5 किलोग्राम वर्ग का उपग्रह 400 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रॉकेट की तरफ। तो अगला है हमारा PSLV रॉकेट, ठीक है। तो PSLV रॉकेट पोलर यानी कि ध्रुव पर स्थापित करने में ये सक्षम है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान इसका नाम है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्रुवीय प्रक्षेपण यान है, तो ये कहाँ स्थापित करेगा, ध्रुव में स्थापित करेगा सैटेलाइट को। तो ध्रुवीय, आप देखिए इसका क्या है, ये भी 4 चरणों से सुसज्जित है ना, लेकिन ये क्या है, तरल चरण से सुसज्जित है, मतलब इसमें लिक्विड इंजन का प्रयोग किया गया। आप देखिए ये क्या, ऊंचाई इसका 44 मीटर है, और व्यास 2.4 मीटर, और 4 चरण में, ठीक है, 4 वेरिएंट में है, और ये 320 टन का है, और इसमें से, है ना, वेरिएंट जो है वो 4 इसका आया है, और उसी का चारों वेरिएंट का नाम दिया हुआ है। और ये प्रथम सफल उड़ान कब भरा था जी, 20 सितंबर 1931 को प्रथम सफल उड़ान भरा था, है ना।
अब देखिए 4 चरण यहां से देख लेंगे। 4 चरण में पहला क्या हो जाएगा जी, तो सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होगा पहला चरण में, ठीक है। पहला चरण में हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन हो जाएगा, है ना। ये नीचे इसका बूस्टर लगा हुआ है और ये बूस्टर काफी थ्रस्ट क्रिएट करता है तेजी से ऊपर उठने को लेकर के, है ना। और अगला क्या हो जाएगा, ये सॉलिड के बाद ये लिक्विड फेज है, फिर ये सॉलिड फेज है, फिर ये लिक्विड फेज है, ठीक है। अलग अलग प्रकार का थ्रस्ट क्रिएट करता है। अलग अलग प्रकार का जब थ्रस्ट क्रिएट करेगा तो क्या होगा, उसको उपग्रह को ले जाने में अलग अलग वायुमंडल में अलग अलग उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, वो पूर्ति हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड इंजन में किस चीज का प्रयोग करेगा, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, या तो क्रायोजेनिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट है हमारा GSLV, जो सबसे आधुनिक है और इसका भी अभी वेरिएंट बहुत सारा आ गया है, जैसे Mark 2, Mark 3, है ना। जियोक्रोनिक सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल है, भारत द्वारा विकसित है, स्वदेशी रूप से विकसित है। क्रायोजेनिक इंजन के साथ 3 चरण का उपयोग करता है ना, और संचार उपग्रह को ट्रांसफर करने में, कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम है ये। जियोक्रोनिक कक्षा हम बताए थे, मतलब भूस्थैतिक कक्षा, वैसा कक्षा जो पृथ्वी के साथ मूव कर रहा है उसमें स्थापित करता है, किसके द्वारा, GSLV के द्वारा। रॉकेट, GSLV रॉकेट भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करता है, मतलब पृथ्वी के साथ चक्कर जो लगाता है ना उपग्रह, वो स्थापित कौन करता है, GSLV, उसी के लिए ट्रांसफर किया गया था। पहली बार में रूसी जे के द्वारा आपूर्ति किए गए क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया था, मतलब पहला बार इसमें रूस द्वारा क्रायोजेनिक इंजन दिया गया था, लेकिन आने वाले समय में भारत खुद स्वदेशी रूप से विकसित कर लेता है इसको, है ना, किसको, GSLV के लिए क्रायोजेनिक इंजन। और वही क्रायोजेनिक इंजन का बताए थे कि काफी डिफिकल्ट इंजीनियरिंग है। चलिए इसकी ऊंचाई कितना हो गया जी, 51 मीटर है। ये 3 चरण में है, 3 चरण में, और 420 टन वजन है। 3 चरण में क्या क्या हो जाएगा, सबसे नीचे देखिए सॉलिड बूस्टर होगा, है ना, सॉलिड बूस्टर होगा। ये पूरा सॉलिड बूस्टर एकदम मतलब तुरंत थ्रस्ट क्रिएट करता है, अचानक झटका दे करके एकदम ताकत से ऊपर उठाता है, वो है सॉलिड बूस्टर। ये दोनों लगा हुआ, कुछ हाइट जाने के बाद ये दोनों अलग होगा, और उसके बाद कुछ दूर हाइट जाने के बाद ये इंजन ऑन होता है, और ये इंजन ऑन होने के बाद ये सॉलिड है ना। उसके बाद यहाँ से लिक्विड इंजन ऑन होगा, लिक्विड इंजन ऑन होने के बाद कुछ दूर ऊपर जाएगा, जब ठंडा क्षेत्र में पहुंचेगा, मतलब तापमान काफी घट जाता है अंतरिक्ष का, वहां से क्रायोजेनिक इंजन जो कि काफी कम तापमान पर वर्क करता है, वो ऑन होता है। तो आई होप कि आपको रॉकेट के बारे में काफी कुछ जानकारियां प्राप्त हो चुकी होगी, और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा समय समय पर। तो आप एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।